स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज की क्लास स्पेशल रहेगी मौर्य साम्राज्य से। देखिए, मौर्य साम्राज्य के एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, बहुत डिटेल से जानेंगे, जिससे आपका एग्जाम में 1 नंबर पक्का हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देखिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगर मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की बात की जाए तो वृद्धरथ। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक की बात की जाए तो कौन थे? वृद्धरथ थे। तो चलिए वन बाय वन सभी को जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। देखिए, घनानंद को हराने में चाणक्य जो थे, इनके प्रधानमंत्री थे, इन्होंने चंद्रगुप्त की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था। चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त। देखिए, चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र। देखिए, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चाणक्य द्वारा पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा। कब बैठा था? 322 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का था? जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। देखिए, इसने जो अपने मृत्यु होने वाली थी तब कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर अपना समय बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। कब हराया था सेल्यूकस निकेटर को? 305 ईस्वी पूर्व में। आगे बात करते हैं। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। देखिए, जो सेल्यूकस निकेटर था, ये युद्ध में हार गया था, तो इसने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए थे। कौन कौन से दिए थे? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये चंद्रगुप्त को दे दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से, देखिए भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। किससे ली थी? भद्रबाहु से। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। देखिए, जो मैगस्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका थी। देखिए, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो मैगस्थनीज ने। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियान्स ने किया है। किसने किया? एपियान्स ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व। देखिए, कब हुई इसकी मृत्यु? 298 ईस्वी पूर्व श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। कैसे हुई थी? उपवास करके इन्होंने भूखे रहकर मृत्यु की प्राप्ति की थी। आगे बात करते हैं। दूसरे राजा थे बिंदुसार। तो बिंदुसार की बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। ये कब बैठा था? 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। देखिए, अमित्रघात नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। क्या होता है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। किसमें कहा गया? वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम और बाद में अशोक को भेजा। किसको भेजा था? पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। देखिए, बौद्ध विद्वान थे तारानाथ, तो उन्होंने इसको 16 राज्यों का विजेता बताया है। आगे बात करते हैं। अशोक महान सम्राट अशोक के बारे में सभी जानते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। कौन हुआ? अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा है। कब बैठा था? 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। मास्की गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। किस किस में मिलता है? मास्की गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। पुराणों में क्या कहा गया? अशोकवर्धन के नाम से जाना जाता है।
अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईस्वी पूर्व में किया था। और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार किया था? कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। देखिए, जो अशोक था वो बौद्ध धर्म से था, ठीक है, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नोट, अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी। देखिए, बहुत बार पूछा जा चुका है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। देखिए, इसके पुत्र का नाम महेंद्र पूछा जा सकता है और पुत्री का नाम संघमित्रा था। तो इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इनको श्रीलंका भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। देखिए, शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। देखिए, अशोक के शिलालेख हैं जो, उसमें किस किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया? ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, देखिए, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से मिला है। खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राही लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, जो अशोक के अभिलेख हैं उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अशोक के शिलालेखों की संख्या की बात की जाए तो 14 है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैंथेलर ने की थी। किसने की थी? पाद्रेटी फैंथेलर ने की थी, जिसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफल था। देखिए, अशोक के जो अभिलेख थे उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? 1837 में जेम्स प्रिसेप ने। जेम्स प्रिसेप ने, देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपको डिफरेंस समझना है इसमें। देखिए, खोज किसने की थी? वो की थी पैट्रेटी फैंथेलर ने, और सबसे पहले पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिसेप ने। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उसमें वर्णित विषय। देखिए, अशोक के शिलालेखों में जो वर्णित विषय हैं उनके बारे में 1 बाय 1 डिटेल से जान लेते हैं। पहला अभिलेख, पहले अभिलेख की बात की जाए, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। इनको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, मेन क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे अभिलेख में इसमें अशोक ने मनुष्य एक पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख में इसने राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। देखिए, इसने कहा था कि हर 5 साल में दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। आगे बात करते हैं चौथा शिलालेख। इस अभिलेख में धैर्य घोष की जगह थम घोष की घोषणा की गई। 5वां अभिलेख की बात करें, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6ठा शिलालेख, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। देखिए, 7वां व 8वां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। इसमें अशोक ने आदेश दिया था कि राजा तथा जो उच्च अधिकारी हैं वो प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख, इसमें थम की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों की सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध, देखिए जो कलिंग का युद्ध हुआ था बहुत इसमें मारकाट हुई थी, तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वां शिलालेख में मिलता है। इसका वर्णन अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी कही गई है। देखिए, अशोक ने इसमें मारकाट बहुत की थी, तो यहाँ पर उसका हृदय परिवर्तन भी हुआ था। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? 7। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या है 7, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रयाग स्तंभलेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभलेख को अकबर इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा का शिलालेख बहुत फेमस है। ये स्तंभलेख, यह स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। किसके द्वारा लाया गया था? फिरोज शाह तुगलक इसके बाद आते हैं, तो वो इसको दिल्ली टोपरा से दिल्ली लेकर आए थे। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभलेख फिरोज शाह
द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। कहाँ पर है? चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। लोरिया अरेराज चंपारण बिहार में। लोरिया नंदगढ़ चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है। देखिए, रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को। किसको कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमीदेई, इसी में लुम्बिनी में थम यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। देखिए, सबसे लंबा कौन सा अभिलेख है? 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई है, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। साम्राज्य में मुख्यमंत्री पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इसके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। देखिए, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी थी? 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता है। चर किसे कहा जाता है? जासूस को कहा जाता है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। देखिए, प्रशासन की अगर सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। मैक्सथनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। देखिए, बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग, देखिए 1 भाग लिया जाता था और 9 भाग छोड़ दिए जाते थे। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड, देखिए जो इस भाग को बचाता था उसको मृत्युदंड भी दिया जाता था। मैक्सथनीज के अनुसार एक ग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। ऑस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही, देखिए 50,000 अश्वारोही सैनिक और 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ थे। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुना अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रोन डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। देखिए, युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करता था उसको नायक कहा जाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। देखिए, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी को क्या कहा जाता था? सेनापति कहा जाता था। मैक्सथनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष कहा जाता था। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे उनको गुप्तचर कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि होती थी उसको सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अवैध मात्रक कहा जाता था। मैक्सथनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। तो इसका छोटा छोटा रिव्यू ले लेना चाहिए। संतर्त से वेश्यावृत्ति, देखिए जो वेश्यावृत्ति खुद से संतर्त होकर वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? रूपा जीवा। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। कब तक रहा था? 137 वर्ष तक मौर्य साम्राज्य रहा था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी। कब की थी? 185 में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। तो देखिए दोस्तों, ये था एक छोटी सी क्लास आपके लिए। तो आई होप आपको ये सारी क्लास समझ में आ गई होगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? थैंक यू सो मच।